हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे। आज हम लोग तीसरी क्लास लेने वाले हैं समाकलन के अनुप्रयोग की। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। इससे पहले मैंने आपको 2 क्लासेस दे दी हैं। यहाँ आई बटन पर क्लिक करके आप दोनों के लिंक यहां से देख सकते हैं। दोनों वीडियो मिल जाएंगी और आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी इस चैप्टर की, तो वहां से भी आप इसे देख सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं तीसरे एग्जाम्पल से। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं। अब तक मैंने आपको फर्स्ट वीडियो के अंदर आपको पूरा बेसिक बताया था और सेकंड वीडियो में आपको मैंने 2 क्वेश्चन कराए थे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थे, जिसमें एक लाइन का था यानी कि एक रेखा का एग्जाम्पल कराया था और एक उसमें वृत्त वाला सर्किल वाला हमने एग्जाम्पल को टच किया था। अब हम यहाँ पर दीर्घवृत्त का एक एग्जाम्पल ले रहे हैं जो बिल्कुल क्रम से एग्जाम्पल नंबर 3 आएगा 12 जी किताब के अंदर। तो पेज नंबर 439 पर है ये क्वेश्चन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बोर्ड पर लिख देता हूं, फिर उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। ओके, जैसे कि आप एग्जांपल देख रहे हैं, ये लिखा हुआ है दीर्घवृत्त x² प्लस y² = 1। ये दीर्घवृत्त का समीकरण होता है। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में आपको बता दिया था। सारे के सारे वक्र एक साथ ही मैंने बता दिए थे। आपको याद होगा रेखा, वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अधिपरवलय, कर्व, साइन में कर्व कैसा बनता है और कॉस में कर्व कैसा बनता है, ये हम फर्स्ट क्लास में सीख चुके हैं। जिन लोगों ने अभी तक ये वीडियो नहीं देखी है पहले वो देख लें। जो लोग नए हमारे साथ जुड़ रहे हैं वो इस वीडियो को पहले देख लें, क्योंकि ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है जो पहली क्लास है इस चैप्टर की, क्योंकि उसमें मैंने सारा बेसिक बताया हुआ है। ठीक है, तभी आप वहां से पहले पहली क्लास देखिए, फिर दूसरी क्लास देखिए, तब यहां पर आइए। तब आपको ये क्लास बिल्कुल बहुत ही एग्जैक्ट अच्छी करके समझ आएगी। अरे यार कितना टाइम लगेगा उसे देखने में, 20 मिनट की वो है, फिर दूसरी भी 20 मिनट की है और ये भी शायद 20 या 25 मिनट की होगी। तो आपके 1 घंटे में आपको इतनी सारी चीजें सीखने मिल जाएंगी कि आप ये समझें कि 8 नंबर आपके बाहर नहीं जाने वाले। मैंने इतनी आसान तरीके से ये बताया हुआ है कि आप लोग बिल्कुल ये समझें कि 8 नंबर आपकी झोली में गिरने ही वाले हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको। मैंने बताया हुआ है कि ये दीर्घवृत्त का समीकरण है x² प्लस y² = 1। तो सबसे पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे। डायग्राम जैसे कि हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि हमारे पास में अक्ष, ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, राइट। जो दीर्घवृत्त होता है वो हमारे पास में इस तरह होता है। तो इस तरह से हमारे पास में दीर्घवृत्त हुआ करता है। ये साइडों से, ये ऊपर से चपटा होता है, थोड़ा सा पिचका हुआ, और यहां पर ये दीर्घ अक्ष मैंने बताया हुआ है। दीर्घ अक्ष होती है, ये लघु अक्ष होती है। मैंने सब उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है फर्स्ट वीडियो में बहुत अच्छी तरीके से। इसमें बताया हुआ है कि ये जो लेंथ होती है हमारी, ये वाली, ये a डिस्टेंस होती है। तो इसलिए इस पॉइंट के जो निर्देशांक हो जाएंगे a,0 हो जाएंगे। इसे a कह दीजिए, इसे b कह दीजिए, इसे 0 कह दीजिए, इसे o कह दीजिए। तो देखिए इसका हमें पोर्शन का क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है चारों का। अच्छा एक बात बताएं, जो वृत्त के अंदर थी कंडीशन, सेम प्रोसेस आपका दीर्घवृत्त के लिए अप्लाई होने वाला है। वो क्यों, देखिए जितना आपका ऊपर होता है ये, उतना ही आपका नीचे होता है। मतलब इसके अंदर भी सिमेट्री होती है, सममिति होती है, यानी कि जितना ऊपर है उतना ही नीचे है, राइट। जितना आपका ये वाला खाना है, जितना इस चतुर्थांश में एरिया घेर रहा है ये, उतना ही एरिया इसमें है, उतना ही एरिया इसमें है, इतना ही एरिया इसके अंदर है। सपोज दैट, मान लीजिए कि इसका आपका निकल के आया 5, मान लीजिए, मानने के लिए, फर्ज करने के लिए कह रहे हैं, मान लीजिए इस वाले एरिया का 5, इसका क्षेत्रफल 5 निकल के आया, और इसे सॉल्व करा तो इसका भी 5 निकल के आया, इसे सॉल्व करा इसका भी 5, इसे सॉल्व करा इसका भी 5। क्योंकि ये चारों बराबर हैं तो 5 5 ही आएंगे। 5 5 5 5 5 चौक 20। टोटल दीर्घवृत्त का जो हमारे पास में क्षेत्रफल हो गया वो क्या हो गया, 20 हो गया। तो मतलब कहने का ये हुआ कि हम चारों को निकालने के लिए टाइम बर्बाद करने की जरूरत नहीं है। हम क्या काम करेंगे, एक पोर्शन का, किसी भी एक पोर्शन का क्षेत्रफल हम निकाल लेंगे और फिर उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई उसके अंदर कर देंगे। जब 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल है वही, देखो 5 है, इसका 5, इसका निकाल लिया हमने, 4 से मल्टीप्लाई कर दी तो कितना आ गया, 20। देखिए दोनों इक्वल हो गए। तो यही पोर्शन, यही चीज, यही मेथड हमारा अप्लाई हुआ था वृत्त वाले क्वेश्चन के अंदर, याद होगा आपको। इससे पिछली जो वीडियो थी जिसमें एग्जाम्पल नंबर 2 कराया था मैंने, उसमें भी हमारा यही प्रोसेस अप्लाई हुआ था। तो चलें इसे जल्दी से देख लेते हैं किस तरह ये होने वाला है। तो सबसे पहले सिर्फ करते हैं और ये हटा देते हैं थोड़ा सा। ठीक, अब इसके अंदर हमने क्या करना है, इसका हमें निकालना। सबसे पहले हम एक
क्या मान लेते हैं, पट्टी मान लेते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया था। इसे मैं थोड़ा डार्क कर देता हूं, ये मैंने इस तरह से थोड़ा डार्क कर दिया ताकि आपको अच्छे से समझ में आ सके, ठीक। और ये पट्टी जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट के निर्देशांक मैंने p x, y ले लिए हैं, ठीक है। और इसकी जो मोटाई है, ये वाली मोटाई, इसे मैंने कह दिया है dx, ये a है पूरी यहां से यहां तक, और इस वाली डिस्टेंस को हमने कह दिया y। अब करना क्या है, जरा ध्यान से देखें, यहां पर थोड़ा ध्यान लगाने की जरूरत है। ये जो पट्टी है हमारी, ये कुछ इस तरह से है कि ये इस तरीके चल सकती है, यहां को पिचक जाएगी आते आते, यहां फैलेगी फैलेगी फैलेगी, बस यहां तक, इतना एरिया निकालना है, इतना कवर करना है। तो यहां से हम क्या काम करेंगे, इस पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। पट्टी का क्षेत्रफल यानी कि पट्टी भाई यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी है, यहाँ पे इतनी, यहाँ पे इतनी, यहाँ पे इतनी, सबको जोड़ देंगे तो निकल आएगा, है नहीं है। लेकिन समाकलन के थ्रू हमें निकालना है बच्चे। समाकलन का मतलब ही होता है कि जोड़ना, सम करना, चीजों का सम करना। तो देखिए यहां से लेकर के हमें इस पोर्शन का यहां तक का क्षेत्रफल निकालना है। ये सब चीज आ गई। ये पट्टी जो है इस अक्ष पर ही तो चलेगी हमारी, यहां पे ही तो पहिए हैं इसमें लगे हुए, तो यहां पर शुरू होगी, यहां से खत्म होगी, ठीक है। तो अब होना क्या है कि यहां से स्टार्ट हुई तो भाई यहां तो 0,0 है एक्स अक्ष पर, तो एक्स अक्ष के निर्देशांक 0,0, और यहां से इसे लेकर चलेंगे और यहां तक लेकर जाएंगे तो क्या है, यहां पर एक्स अक्ष के निर्देशांक x बराबर a, तो लिमिट तो हमारी 0 से a हो जाएगी। समझ रहे हैं। तो पहले हम लिख लेते हैं, फिर उसके बाद में सब थोड़ा डीपली और देखेंगे। तो लिख लेते हैं माना। तो सबसे पहले हमारे पास में यहां से सॉल्यूशन चालू है इसका, तो क्या आ जाएगा, माना, क्या माना, माना एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 एक दीर्घवृत्त है, दीर्घवृत्त है जिसका शीर्ष ए, ये शीर्ष ए है, और इसके निर्देशांक कितने हैं भाई, निर्देशांक 1,0 है। तब हमें क्या याद करना है भाई, क्षेत्रफल याद करना है। हमें दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल इक्वल टू फाइंड आउट करना। देखिए मेरी राइटिंग पर आपको ध्यान नहीं देना है, क्योंकि मैं इससे पहले ही वीडियो में बहुत सारी बात मैं बता चुका हूं, क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी लिखना होता है, तो जो मैं बोलता हूं वही लिखता हूं, यानी कि जो लिखा हुआ है वही बोल रहा हूं। तो आप लफ्जों पर ध्यान दें। राइटिंग अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है तो राइटिंग जो मैं मुंह से बोल रहा हूं वही ये लिखा हुआ है। तो इतना तो एडवांस लेवल पर हैं आप लोग कि आप मेरी राइटिंग और मेरी आवाज या मेरी बात को अपने अंदर समझ रहे होंगे, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है भाई, दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल ज्ञात करना है इस पूरे का, ठीक। तो हमने क्या काम करा, माना एक पट्टी जो कि P बिंदु Px, y पर स्थित है, जिसकी मोटाई बताओ भाई, जिसकी मोटाई कितनी मानी है हमने भाई, dx ही तो मानी है, dx है, और लंबाई जो उसकी लंबाई है, ये वाली चीज, ये कितनी है, y है। तब पट्टी का क्षेत्रफल भाई, क्षेत्रफल हम जानते हैं कैसे निकलता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो लंबाई के लिए हमारे पास में लंबाई कितनी है y, और गुणा चौड़ाई हमने कितनी मानी है, अभी ये मानी है dx, तो ये हो गई dx। तो इसका ये हो गया क्षेत्रफल पट्टी का, ठीक। बस हमें क्या करना है, इस पट्टी के अंदर बेरिंग लगा देना, यानी कि यहां से लेकर यहां तक की लिमिट ले लेनी है। हो गया हमारा सवाल। तो चलें इसे यहां से आगे करते हैं। तो हमारे पास में 100 का मतलब अतः इस पोर्शन का हमें समाकलन, इस पोर्शन का क्षेत्रफल निकालना है ना हम। तो इस पोर्शन का नाम दे दीजिए OAB। तो OAB का क्षेत्रफल, अब अतः आकृति OAB का क्षेत्रफल, OAB का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे भाई, एरिया इक्वल टू इंटीग्रेशन
भाई लिमिट 0 से a जा रही है, समझ में आ गई होगी। 0 से a कैसे, भाई इस वाले पॉइंट से यहां तक जा रही है तो इसके निर्देशांक a हैं, यहां के निर्देशांक 0 हैं, तो यहां 0 से a हो गई। और हमारे पास पट्टी का जो क्षेत्रफल है y इंटू dx हो जाएगा, राइट। यहां पर y की वैल्यू निकालनी है हमें, यहां से जो वक्र दिया हुआ होता है वहीं से हम y की वैल्यू निकाला करते हैं, तो यहां से हमें निकालनी है। तो चलो साइड में को निकाल के देख लेते हैं, मैं यहां पे निकाल लेता हूं ताकि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए यहां पे देख लेते हैं, x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 होता है, तो इसे इधर ले जाइए। वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 माइनस के एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, इसके नीचे 1 रख लीजिए, एल्सियम ले लीजिए, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से क्या बचा, वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर बचा हुआ है, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके इधर पहुंचा दीजिए, तो वाई स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ये अंडर रूट जो स्क्वायर था ये अंडर रूट बना दीजिए, तो ये दोनों तो बाहर आ जाएंगे इसके अंदर से। तो y बराबर हमारे पास में b अपॉन ए तो आ गया बाहर, अंदर क्या बच जाएगा भाई, अंदर बच जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आया y की वैल्यू। तो जल्दी से ऐसा नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, कुछ अच्छा सा सीखने के लिए आगे को क्वेश्चन को करेंगे, ठीक। ओके, तो अब ये जो वैल्यू हमारी y बराबर निकल के आई है, इस वैल्यू को आपको पुट अप कर देना है इसके अंदर। तो चलिए इसे समीकरण 1 कहते हुए लिख दीजिए। क्या लिख देंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में रखने पर y की वैल्यू समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां रख दीजिए आप, तो a इक्वल टू 0 से a और y की जगह पर ये सारी वैल्यू है, तो b अपॉन a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इंटू dx। ये देखिए आप, ये हमारे पास में वैल्यू पुट अप हो गई। अब देखिए जो कांस्टेंट वैल्यू हमारे पास में, ये कांस्टेंट है, से ले लीजिए बाहर आप, तो 0 से a आएगी, ये आ जाएगी बाहर, तो b अपॉन ए हमारा बाहर आ गया है। अब इंटीग्रेशन के अंदर केवल a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बचा, ठीक है। उसके बाद हम लेट कर लेंगे, इसके बाद हम यहाँ पे लेट कर लेंगे। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या लेट करा था, हमने लेट किया था x इक्वल टू ए साइन थीटा। अब जब a साइन थीटा तो यहाँ पर dx हो जाएगा, इसका हो जाएगा a cos थीटा, और थीटा करेंगे तो d थीटा हो जाएगा, तो ये हमारे पास वैल्यू निकल कर आ जाएगी। पिछले क्वेश्चन जिन लोगों ने अभी तक देखा नहीं है वो देख ले। पिछले क्वेश्चन में हमने क्या करा था, डिफरेंशिएशन इसका करने के बाद जब हम लेट करते हैं तो डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, और फिर हम लिमिट भी चेंज करते हैं। डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी होती है कि चेंज द लिमिट, तो चेंज द लिमिट, लिमिट चेंज करेंगे, कैसे करेंगे भाई, जरा देखें। ये लिमिट x की चल रही थी, x की जब 0 है तो थीटा की यहां से निकालेंगे, तो ये 0 हो जाएगा, रखेंगे तो आप 0 बराबर a साइन थीटा, भाई a को इधर ले जाइए तो 0 हो जाएगा, फिर से साइन थीटा, साइन में कितने की वैल्यू होती है भाई, साइन 0 की वैल्यू होती है, तो साइन से साइन कटेगा, थीटा इक्वल टू आ गया 0। तो जब हमारे पास में x की लिमिट 0 है तो थीटा की लिमिट भी हमारी क्या आएगी, 0 आएगी। नाउ एंड सेकंड में क्या है, जब x इक्वल टू a है, भाई x इक्वल टू a है हमारे पास में, तो a है तो फिर से इसके अंदर रखिए, इस वाली लाइन के अंदर, तो इसके अंदर रखेंगे तो हमारे पास में a इक्वल टू a साइन थीटा, भाई a से a कैंसिल हो गया, यहाँ 1 बचेगा, तो क्या आएगा, साइन थीटा इक्वल टू 1 बचा, और साइन में कितने की वैल्यू होती है भाई, ये 90 की वैल्यू होती है, तो साइन से साइन कट गया, थीटा बराबर 90 को हम π/2 भी लिख देते हैं, ये भी आपको पता है। तो जब हमारे पास में, जरा ध्यान दें आप, जब हमारे पास में x की लिमिट चल रही है 0 तो थीटा की लिमिट आ रही है 0, और जब x की जब चल रही है a तो थीटा की वैल्यू आ रही है हमारे पास में π/2। तो मुझे रफ करना पड़ेगा, आप ये समझ चुके होंगे, तो आप इसे उतार लें, लेकिन मैं इसे रफ कर रहा हूं, ठीक है। ओके, तो अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर हमने क्या करा है, b अपॉन a 0 से a, वो जो हमने लेट किया था वो मैं यहां लिख देता हूं। देखिए x बराबर हमने क्या लेट किया था, a साइन थीटा लेट किया था, ये a है, और जब हमने इसका dx इक्वल टू करा था तो a बाहर आ गया, और ये साइन का क्या हो जाता है भाई, cos थीटा, और थीटा का d थीटा हो जाएगा, ये आ गया था। तो अब यहाँ पर पुटअप कर दीजिए वैल्यू को, a स्क्वायर माइनस के, इसकी जगह पर रख दीजिए a cos a साइन थीटा, और इस पे भी स्क्वायर लगा दीजिए, इस पे भी स्क्वायर लगा दीजिए क्योंकि स्क्वायर है, dx की वैल्यू लगा दीजिए इनटू में a cos थीटा और d थीटा। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि लिमिट हमारी 0 से a ही लिखी हुई है अभी तक,
ये लिमिट जो थी x की रेस्पेक्ट में जब इंटीग्रेशन हो रहा था तो ये x की लिमिट थी, लेकिन अब हमारे पास में पूरा का पूरा इंटीग्रेशन चेंज हो चुका है, कन्वर्ट हो चुका है थीटा के फॉर्म में। जब थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है तो हम वो वाली लिमिट लगाएंगे जो हमने अभी थोड़ी देर पहले थीटा की वैल्यू लगाई थी। तो देखिए जब जीरो थी हमारे पास में तो थीटा की वैल्यू भी जीरो आई थी, जब a थी हमारे पास में x बराबर थीटा की वैल्यू आई थी π/2। तो इस तरह से हमारी लिमिट कन्वर्ट हो जाया करती है। अब आगे की कहानी यहां से शुरू हो जाएगी, b/a। भाई ये a हमने बाहर ले लिया, ये a आ गया 0 से π/2। भाई हमने जैसे यहां से a² कॉमन ले सकते हैं तो a²। अब तो बस सिंपली आपको सिंपलीफाई करना है और इसके अलावा कुछ नहीं। ये a तो हम पहले बाहर ले चुके हैं और ये यहाँ पर cos थीटा और d थीटा। इसके बाद a से a कैंसिल हो जाएगा तो b बचेगा इंटीग्रल 0 π/2। यहाँ से a फिर से बाहर आ जाएगा, ध्यान से देखिए आप, a क्योंकि स्क्वायर है बाहर आ जाएगा तो ये a भी बन जाएगा। ठीक, यहाँ पर 1 माइनस sin² थीटा cos² थीटा होता है और फिर यहाँ से cos थीटा और d थीटा। अब ये स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो a b इंटीग्रेशन π/2 और ये हो जाएगा cos थीटा ये वाला और cos थीटा। चलो तो लिख लो पहले, यहाँ से cos थीटा स्क्वायर से स्क्वायर करेगा cos थीटा इंटू cos थीटा और d थीटा। ये दोनों मिलकर क्या बन जाएंगे जरा बता दो। अरे बताओ भाई बालको, ये बन जाएगा cos² थीटा और ये d थीटा। अब हम जानते हैं cos² का कोई फॉर्मूला तो होता नहीं है, तो हम कहां से निकालेंगे, लास्ट क्वेश्चन में हमने cos² की वैल्यू निकाल ली थी cos2 थीटा के फॉर्मूले से, याद है ना। तो यहाँ पे cos2 थीटा ये मैं बिठान रहा हूं। cos2 थीटा का फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, जरा देख लेते हैं। cos2 थीटा की वैल्यू, तो हम cos2 थीटा का क्या होता है भाई फॉर्मूला, चूंकि मैं यहाँ पे लिख लेते हैं cos2 थीटा बराबर पहले नंबर का फॉर्मूला क्या होता है भाई 2 cos² थीटा माइनस 1। तो इस 1 को इधर ले आइए तो ये जाएगा cos2 थीटा प्लस 1 और यहाँ पर क्या बचेगा 2 cos² थीटा। भाई 2 को अपॉन में ले आइए, लो जी लो, ये आ गया अपॉन में। तो ये हमारे पास में cos² थीटा की वैल्यू हुआ करती है, इस इंटीग्रेशन में पुट अप कर दीजिए, यानी कि ये वाला सवाल अब यहाँ से आए को चलेगा। तो ए बी इंटीग्रेशन 0 से π/2 और उसकी जगह पर लगा देंगे हम cos2 थीटा प्लस 1/2 ये आएगा d थीटा। इतनी बात समझ में आ गई भाई। इसकी जगह पर ये है ना, इसकी वैल्यू मैंने ये निकाल ली तो ये रख दी, 1/2 बाहर ले लीजिए तो ये बन जाएगा ab/2 0 से π/2 और ये बन जाएगा cos2 थीटा प्लस 1 और d थीटा। भाई दोनों के साथ इंटीग्रेशन जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने अलग अलग करा था वैसे इसमें अलग अलग कर देंगे, तो अलग अलग कर लीजिए। तो अलग अलग करेंगे cos के साथ तो cos2 थीटा d थीटा इसकी अंदर, फिर इसके साथ करेंगे तो यहाँ लिख देता हूँ प्लस ए बी ऐसी आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा और फिर इंटीग्रेशन 0 से π/2। भाई ये चीज देखो भाई, ध्यान से देखो, ये वाली चीज की मल्टीप्लाई इससे कर रहा है ना 1 की, तो ये आ गया 1 और d थीटा के अंदर करेंगे तो d थीटा हो गया। सब चीज क्लियर है। उसके बाद ये तो ऐसे रहेगा ab/2 इंटीग्रेशन 0 से π/2। सॉरी एक सेकेंड, डायरेक्ट हम फॉर्मूला जानते हैं भाई, इंटीग्रेशन cos थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, मन में थीटा मान लीजिए आप, तो cos थीटा का होता है sin थीटा प्लस में वो भी, तो sin θ/2। 2 इसलिए आया है क्योंकि थीटा की मल्टीप्लाई में जो भी होती है वो चीज बटे में आ जाती है। ये हम डेफिनेट इंटीग्रेशन से जानते हैं। देखिए मैं डायरेक्ट इसलिए करा रहा हूँ आप लोगों को, ये मतलब मैं फास्ट इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि आप लोग अगर ये चैप्टर सीख रहे हैं तो इसका मतलब डेफिनेट इंटीग्रल जानते होंगे, डिफरेंशिएशन जानते होंगे, कैलकुलेशन जानते होंगे, तभी तो आप इस चैप्टर को सीख रहे हैं। तो मैं समझ के ये चल रहा हूं थोड़ा सा कि आप लोगों को डेफिनेट इंटीग्रल थोड़ा बहुत आता होगा, लिमिट ऑपरेट करनी आती होगी, कैलकुलेशन करनी आती होगी, क्योंकि आप लोग इंटर में हैं तो इतना तो आप समझने के हकदार बनते हैं। ठीक है, तो चलें आप यहां पर आगे देख लेते हैं। प्लस ये ऐसे कैसे आ जाएगा ab/2। 1 का क्या होता है, 1 का थीटा होता है हम जानते हैं भाई, जिसके रेस्पेक्ट में होता है उसी वही तो आती है, और 0 से π/2 ऐसे यहाँ पर लिमिट चलेगी 0 से π/2 प्लस, यानी कि ब्रैकेट के बाद जैसे यहाँ चल रही है। ठीक, उसके बाद हम लिमिट ऑपरेट करते हैं, कैसे करेंगे भाई, ab/2 तो सेम है हमारे पास में, अपर अच्छा 2 को चाहे तो बाहर ले लो, ले लिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है हमारी π/2 लगाओगे तो sin 2 थीटा, थीटा की जगह पे लगा दी हमने π/2, माइनस लोअर लिमिट लगाओगे 0 तो ये पूरा 0 हो जाएगा, तो ये 0 हो गया, प्लस ab/2 अपर लिमिट π/2 और माइनस 0 तो 0।
ठीक, उसके बाद यहां से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा भाई, साइन पाई बचेगा, -0 तो खत्म हो गया। ठीक, फिर प्लस AB अपॉन 2 और इंटू पाई बाई, तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहां तक आपकी समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा ये मुझे रफ करना पड़ेगा, थोड़ा सा इतना सा इसे रफ कर देते हैं। ठीक, अब हम क्या करने वाले हैं जरा ध्यान से देखें। ये साइन पाई की वैल्यू जो होती है वो 0 होती है, हम जानते हैं। कैसे हम यहां निकाल सकते हैं भाई, AB अपॉन 4 है, साइन पाई को हम लिख सकते हैं 90 प्लस 90, डिग्री लगाते रहेंगे, और प्लस AB पाई अपॉन 4। अब यहां पर जरा ध्यान दें आप, साइन 90 प्लस थीटा जो होता है भैया कॉस थीटा होता है, वो प्लस का। ठीक है, और अब आप लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि कॉस 90 का मान होता है 0, तो भैया ये पूरी की वैल्यू 0 हो गई, तो ये AB पाई अपॉन 4। तो एरिया जो आ गया हमारे पास में, जो एरिया चल रहा था पाई अपॉन 4, यानी कि कुल मिला के ऐसे लिख सकते हैं हम कि AB इंटू पाई अपॉन 4। तो ये एरिया आया है हमारे पास में केवल इस पोर्शन का। ये जो पोर्शन है हमारे पास में, ये इतना पोर्शन, केवल इस पोर्शन का हमारे पास में ये क्या आ गया, एरिया निकल आया। तो अब एक बात बताइए, मानना था मैंने शुरू में बताया था कि इस एरिया का जितना भी एरिया, इस पोर्शन का जितना भी एरिया निकलेगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा आंसर एग्जैक्ट आ जाएगा। तो हमारे पास में लिखने का क्या है, तो लिखेंगे अतः पूरे दीर्घवृत्त, या अभीष्ट लिख सकते हो। अभीष्ट का मतलब होता है जो दिया हुआ है, जो एग्जैक्ट हमें दिया हुआ था, ये वाला दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा भैया जी, 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसे लिख दीजिए आप AB पाई अपॉन 4। भाई 4 से क्या होगा, ये अल्लाह को प्यारा हो गया, तो क्या बन जाएगा AB पाई। तो ये हमारे पास में एरिया हुआ करता है पूरे का, ये हमारे पास में आंसर। तो ये इस तरह से हुआ करता है, यहाँ पे यूनिट लिख लेंगे, वर्ग इकाई। तो इतने आसान क्वेश्चन होते हैं जो आपको ये लेंथ ही लग रहे हैं, बहुत आसान है, जिनसे भी आता है डेफिनेट इंटीग्रल सॉल्व करना, या कोई सा भी इंटीग्रेशन। अगर लिमिट का इंटीग्रेशन आपसे सॉल्व नहीं होता है तो सबसे पहले आपको वो सीखना चाहिए। ठीक है, जब तक आप उसे नहीं सीखेंगे यहां तक नहीं पहुंच सकते। मैं समझ रहा हूं कि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं इस वक्त तो आपसे इंटीग्रेशन आता है, जाहिर है, तभी तो आप देख रहे हैं। ठीक है, तो इसे जल्दी से उतार लें, फिर उसके बाद रफ करते हैं। ओके, तो अब हम आ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जैसे कि आप बोर्ड पर देख रहे हैं, मैं क्वेश्चन पढ़ता हूं। लिखा हुआ है कि परवलय y² बराबर 4ax का इसकी नाभिलंब जीवा से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल 8a² अपॉन 3 होगा, सिद्ध करो। तो सिद्ध करना है इस क्वेश्चन के अंदर कि एरिया जो निकल कर आ रहा है नाभिलंब के द्वारा वो हमारा 8a² अपॉन 3 है। ये एग्जाम्पल नंबर 4 है और ये 2017 तक लगातार आया है। 10 देखिए मैं बताता हूं, 1999 में, फिर 2000 में, फिर 10 में, फिर 12 में, फिर 16 में, फिर 17 में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्यों इंपॉर्टेंट है जरा ये भी समझ लीजिए। हम जानते हैं ये परवलय का एक समीकरण दे रखा है, और मैं पहली वीडियो में या पहले लेक्चर में आपको समझा चुका हूं कि परवलय के 4 हमारे पास में क्या हुआ करते हैं, 4 हमारे पास में समीकरण होते हैं। y² बराबर 4ax, y² बराबर -4ax, x² बराबर 4ay और x² बराबर -4ay। इनके स्ट्रक्चर या इनकी फिगर डायग्राम भी मैंने आपको पहली वीडियो में ही सिखा दिए हैं कि किस तरह से इसमें हमारे पास में वीडियो में ये लोग बनते हैं। ठीक, तो अब हमें ये करना है कि हमें जो दे रखा है, सबसे पहला वाला दे रखा है, चेक करें, देखें बिल्कुल सेम है, तो हम बाकी के 3 मिटान देते हैं। तो हमें जब पहला वाला दे रखा है तो पहले वाले की फिगर के बारे में बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ हम। तो पहले वाले की फिगर के बारे में क्या बात करते हैं जरा देख लीजिए। हम जानते हैं कि ये एक्सिस हुआ करती है। सबसे पहले तो हम अक्षें बनाया करते हैं जो हमारे पास में अक्ष होती हैं। ठीक, पहला वाला हमेशा मैंने फर्स्ट वीडियो बताया था, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा, जरूर से जरूर देखिए। ठीक है, तो जल्दी से देखें। यहां जो जुड़ने वाले लोग हैं, पहले मैं बता देता हूं, यहां पर जो पहली बार वीडियो देख रहे हैं, ये मेरी तीसरी क्लास है, इससे पहले मैंने 2 क्लासें और दे दी हैं इस चैप्टर की, उनको जरूर देख लीजिए, क्योंकि फर्स्ट लेक्चर जो है उसमें सारा का सारा निचोड़ है इस चैप्टर का।
ठीक है। और सेकंड वीडियो में हमारी क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, यहां से तीसरा और चौथा मिलेगा इस वीडियो में आपको, ठीक है। तो जल्द से जल्द सबसे पहले यहां इसे यहीं रोक दीजिए, पहले पहली वाली वीडियो देखिए, फिर दूसरी वाली वीडियो देखिए, फिर यहां आइए, और अगर आपको ये वीडियो ना समझ में आए तो अनलाइक करके चले जाइएगा। और अगर आपको लगे कि ये यूजफुल वीडियो है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और घंटे के निशान को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलें आगे बढ़ते हैं। ये हमारे पास में अक्षीय या चतुर्थांश है। फर्स्ट जो हमारे पास में y स्क्वायर बराबर 4ax है ना, तो इसका जो डायग्राम होता है हमारे पास वो कुछ इस तरह से होता है, इस तरह से, यानी कि मुंह खुला हुआ होता है इधर की तरफ को, समझ रहे हैं, इधर की तरफ को मुंह खुला हुआ होता है इसका। और वो कह रहे हैं, हम ये भी जानते हैं बच्चों कि ये जितना ऊपर होता है उतना ही नीचे होता है, यानी कि इसके अंदर भी एक सिमेट्री होती है, सममिति होती है, ठीक है। सममिति उसे कहते हैं कि जितना ऊपर उतना ही नीचे, यानी कि समान अक्षों पर काटना या समान अक्षों पर ही जाना, जितना ऊपर उतना नीचे, जितना नीचे उतना ऊपर, यानी कि चारों तरफ से एक जैसा, वो हमारा क्या कहलाता है, सिमेट्री कहलाता है, यानी कि सममित कहलाता है, राइट। तो अब हम ये जानते हैं कि ये हमारे पास में क्या होता है, परवल है। और फर्स्ट वीडियो मैंने बताया था कि यहां पर इसके बीच में यहां पे दूरी होती है ये वाली ए, यहां होती है नाभि, इसे कहते हैं a,0, ये नाभि होती है। तो वो कह रहा है, ध्यान दीजिए कि इसकी नाभि लंब, नाभि लंब, ये नाभि है, इस नाभि पर लंब, यानी कि इस तरह से, ये नाभि, नहीं समझ में आ रही बात आपके, नाभि लंब। तो जितना नाभि लंब ने हमारा एरिया घेरा, ये वाला और ये वाला, इन दोनों का हमें क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। और क्षेत्रफल हमें निकाल कर लेकर आना है, वो लेकर आना है 8a²/3, ठीक है। तो एक बात थोड़ा सा दिमाग लगा के जरा थोड़ा सा सोच लीजिए, बस थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, वो ये कि भाई एक बात बताएं, जब ये ऊपर को नीचे को दोनों तरफ बराबर है तो बड़ी सीधी सी बात है, इसका निकाल लो, सिर्फ इस वाले पोर्शन का 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये वाला पोर्शन अपने आप आ जाएगा, समझ रहे हैं भाई। इसका निकाल लीजिए, जितना ऊपर है उतना नीचे होगा, तो इसका निकाल लीजिए, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पूरे का निकल आएगा इस एरिया का, समझ में आ रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम वही पुराना वाला एक पट्टी मान लेंगे। तो पट्टी मान लीजिए, ये मान लेते हैं हम एक पट्टी, आपको दिख रही होगी, राइट। इसे थोड़ा डार्क कर देते हैं हम लोग, ताकि आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से दिखाई दे जाए। ये हमारे पास में पट्टी है, और ये पट्टी खास बात क्या होती है भाई, इस पट्टी के अंदर होते हैं बेरिंग, और ये बेरिंग क्या काम करते हैं, इस पट्टी को यहां से यहां, यहां से यहां ले जाने का काम करते हैं। वैसे बेरिंग मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूं, एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, ठीक है। ये जो पट्टी है, याद कर लीजिए हमेशा के लिए, हर क्वेश्चन में आपको इस तरीके से ही बनानी होती है, ठीक। करना क्या है, ये तो हो गई पट्टी। अब ये पट्टी जिस पॉइंट पर है उसको हम x, y कहते हैं, px, y कहते हैं, ठीक है। और इसकी जो मोटाई होती है, ये वाली जो मोटाई है इसकी, ये वाली, इसे थोड़ी देर के रफ कर देते हैं, आप समझ गए ना, ये डिस्टेंस है। तो ये वाली जो मोटाई होती है ये हमारी होती है dx, ठीक। और जो लंबाई होती है इसकी ऊपर की, इसे कहते हैं हम y। इतनी बात तो आपके समझ आ गई होगी, समझ गए, क्योंकि हर सवाल में हम इतना तो करते हुए आ रहे हैं, ठीक। अब हम क्या करेंगे, कुछ नहीं, इसमें नाम दे दीजिए, हम इसे नाम दे देते हैं L, इसे कह दो A, समझ गए। तो अब हम लिखेंगे माना, और मानक जो भी हम इसमें अभी तक कराया हमने वो सब चीज इसमें हम लिख देंगे। तो सॉल्यूशन हमारा यहां से शुरू होता है, ये सॉल्यूशन है। तो लिखेंगे माना y² बराबर 4ax एक परवलय है जिसकी नाभि जो होती है भैया एस कहते हैं नाभि को वैसे तो, ठीक है, शो कर दें, नाभि नाभि के निर्देशांक कैसे लिख लो, के निर्देशांक a,0 है, a,0 हो गए भाई, a,0 हो गए, ठीक है भाई। नाभिलंब हो गया L माना, तो मान लीजिए यहां पर, और माना तो इसी लाइन में चल रहा, तो इसी के साथ में जोड़ दिया हमने, और L नाभि लंब है,
नाभि लंब है, ठीक है। तब अभी जो तब आ गया है, यहीं पे हम हर सवाल का क्या लिखते हैं, निचोड़ लिखते हैं। क्या निचोड़ लिखते हैं? इस निचोड़ क्या है इसका, इससे घिरे का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, नाभि लंब से घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बस वही लिखना होता है। तो क्या लिखना होता है? तब नाभि लंब द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल बराबर फाइंड आउट करो। बात समझ में आ रही है? इतना तो हम हर सवाल में करते हुए आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थ्योरी आप अपने आप बना के भी लिख सकते हैं, मैं बना के लिख रहा हूं, आप भी बना के लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने इसके बारे में तो लिख दिया, अब हम पट्टी के बारे में लिखेंगे। तो लिख लीजिए माना क्या माना एक पट्टी, या ऐसे लिख लीजिए माना बिंदु P x, y पर एक पट्टी है जिसकी मोटाई क्या मानते हैं भाई, dx, और लंबाई कितनी है भैया, y, लंबाई कितनी है, y है। तब क्या भाई, पट्टी का क्या निकालते हैं, पट्टी का क्षेत्रफल भाई पट्टी है, पट्टी का क्षेत्रफल निकाल लो, लंबाई गुणा चौड़ाई होता है, तो लंबाई ये हैगी, चौड़ाई ये हैगी। समझ में आ गई? बस ये पट्टी का क्षेत्रफल है। उसके बाद ये पट्टी जैसे जैसे चलेगी वैसे वैसे हम क्षेत्रफल हम फाइंड आउट करेंगे। अब जरा ध्यान से देख लो एक बात, यहाँ पर 0,0 है, यहाँ पे अपना पूरा फोकस कर दीजिए। तो ये शीर्ष है ना 0,0 पर लटका हुआ है, तो 0,0 के जो शीर्ष के कोऑर्डिनेट होते हैं वो 0,0 होते हैं। अब यहां से यहां तक की डिस्टेंस तो a है ना, यहां तक की, तो इस वाले निर्देशांक क्या होगा, यानी 1,0 जो मैंने लिख चुका हूं। अब ये पट्टी यहां से लेकर यहां तक चलेगी। जरा सोचकर देखो थोड़ा दिमाग से कि यहां से लेकर यहां तक चलेगी तो x की लिमिट हो जाएगी 0 से लेकर कहां जाएगी, a तक जाएगी ये पट्टी, क्योंकि यहां से चलना शुरू होगी, ये यहां से चलना शुरू होगी, थोड़ी ऐसे फैलती जाएगी। देखो ये अंगूठा देखना आप ध्यान से, यहां से चलना शुरू होगी, ये दोनों उंगलियां देखते रहो आप, और ये यहां आकर रुक जाएगी, राइट, इस तरह से, इस तरीकों। तो ये हो जाएगा हमारा x की लिमिट ऊपर वाली, और ये लिमिट हो जाएगी हमारी x की नीचे वाली। तो चलिए हमारे पास में आप क्या लिखेंगे, हम आकृति, अब ऐसे लिखेंगे, अब आकृति क्या निकालना है भाई, AOL का क्षेत्रफल। भाई क्या होगा क्षेत्रफल, जरा सोचो थोड़ा सा, क्या होगा भाई, यही तो चल रही है पट्टी यहाँ, तो पट्टी का तो क्षेत्रफल, और यहां से लेके यहां तक लिमिट लगा दीजिए, सिंपल हो गया यार। तो 0 से लेके a लिमिट हो गई, और y dx पट्टी का डिफरेंशिएशन है हमारे पास, डिफरेंशिएशन, ये पट्टी का हमारे पास में क्षेत्रफल रखा हुआ है। तो बस इसे हमने लगा दिया है, सिंपल, हमें कुछ भी नहीं करना है। y की वैल्यू हमें हमेशा निकालनी होती है वक्र के अंदर से, जो हमें दिया हुआ होता है क्वेश्चन में, वहीं से y की वैल्यू हम हमेशा निकाल लेते हैं। तो जरा सोचो थोड़ा सा, ये देखना जरा, यहाँ पर y² बराबर भैया 4ax दे रखा, स्क्वायर को इधर ले जाइए जरा, तो 4ax हो जाएगा भाई, यहां से तो 2 बाहर आ जाएगा, तो ये आएगा 2√ax। तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 2√ax। तो बस यहाँ पर पुटअप कर दीजिए जरा। तो भाई क्षेत्रफल को मैंने a कह दिया, ठीक, इंटीग्रेशन 0 से a, y की जगह पर लगा दीजिए 2√ax, और ये हो गया भैया तुम्हारा dx। तो आप लोगों ने उतार लिया होगा हैं। तो फिर मैं अब एक काम करता हूँ, ये थोड़ी हिंदी यहाँ से ये रफ कर देता हूँ। अब ये वाले काम तो हमारा कुछ काम कर रहा रही, ये हिंदी हमारी किसी काम की नहीं रही, तो इसे रफ कर देते हैं, और यहाँ से ये भी रफ कर देते हैं, ठीक। अब हमें क्या करना है भाई, यहाँ पर हमने रख दिया भाई इंटीग्रेशन। इसे अब सॉल्व कैसे करेंगे, जरा सोचो भाई, 0 से लेकर a तक लिमिट जा रही है, ये 2 है भाई, 2 तो कांस्टेंट वैल्यू है, हम बाहर को भी ले सके हैं, तो भाई 2 ले लिया हमने बाहर, और ये है a, तो 2 इंटीग्रेशन के बाहर आ गया। अब √a अलग कर लो और √x अलग कर लो, dx ये हैगा, ठीक है। उसके बाद √a भी कांस्टेंट है, इसे बाहर ले लो, तो 2√a भाई 0 से a, इसे हम लिख सकते हैं x की पावर 1/2 dx। हाँ भाई सबसे बढ़िया बात है। तो यहाँ पर x की पावर n का फॉर्मूला लगा दीजिए आप सिंपली, तो ये हो जाएगा हमारे पास में x की पावर 1/2 में 1 जोड़ दीजिए, चलिए मैं लिख देता हूँ इस तरह से 1/2 + 1 इस तरह से, और ये हो जाएगी 0 से लेकर a तक लिमिट जाएगी हमारे पास में 2√a। यहाँ पर आप x की पावर कितनी हो जाएगी भाई, 3/2 हो जाएगी, और ये भी कितनी हो जाएगी, 3/2 हो जाएगी। लिमिट 0 से a चल रही है हमारे पास में, 2√a 3/2 निकाल लिया हमने बाहर, तो भाई 3/2 बाहर निकालोगे तो ये 2/3 हो जाएगा बाहर को आगे,
ठीक है। अब हमारे पास में x 3/2 की पावर क्या बची, ये पूरा का पूरा 0 से a, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अब यहाँ पर आप ओपन कर दीजिए, तो 4/3 रूट a, भाई ये 4 है, 4/3 रूट a। यहाँ पे आप इसे खोलेंगे तो a की पावर 3/2, भाई x की जगह पर a आ जाएगा, और -0 अगली वाली, ठीक है। तो यहाँ पर सिंपल हमारे पास में बची है a की पावर आधी, और ये मल्टीप्लाई में है देखो इसकी, तो ये जुड़ जाएगी 3/2, तो कुल मिलाई कितनी हो जाएगी ये हो जाएगी भैया जी a, भाई ये 4/4 हो जाए यार, कितनी सिंपल सी बात है। 1/2 में 3/2 जोड़ दो ना, 2 आ गया, 1 + 3 आ गया, 4/2 हो गया, तो 4/2 हो गया, यहाँ से कितना हो गया भैया, 2 बचेगा, नहीं बचेगा तो 2 लिख देंगे यहाँ पर, ठीक है। तो 2 आ गई यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए ये हमारे पास में एरिया निकल के आ गया 4/3a²। जरा देखो कि ये एरिया जो निकल के आया केवल इतने पोर्शन का निकल के आया है, इतने पोर्शन का। भाई जितना पोर्शन ऊपर का उतना पोर्शन नीचे का भी है, ठीक है। उसने पहले ही सवाल में कह रखा है कि इस पूरे का निकालना है, पूरे का, इस पूरे का, इस वाले पूरे का, तो हमने आधे का निकाल दिया, आधा रह गया है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो पोर्शन है वो तो ये हैगा, इतना ही पोर्शन ये भी निकल के आएगा, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल। तो लिख देंगे, क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे अतः नाभिलंब द्वारा घिरे परवलय का या घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल। भाई जरा देख के बताओ, क्षेत्रफल यानी कि 2 गुणा और ये वाला पोर्शन 4/3 और a², भाई 4 दूनी कितने होते हैं 8/3 a²। अरे यही तो लेकर आना था भाई आंसर, आपको याद होगा तो यही तो कह रहा था कि नाभिलंब से घिरे हुए जो क्षेत्रफल है वो देखो ये होगा, ये सिद्ध करके तो दिखाना था, तो हो गया प्रूफ हमारे पास में। तो है ना, ये कितने अच्छे क्वेश्चन है, तो जल्दी से उतार लें, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो आज हमने कर लिए हैं 2 क्वेश्चन और मैं समझता हूं कि आपके ये क्वेश्चंस जरूर समझ में आए होंगे। बहुत ही अच्छा मेथड है, 8 नंबर आपको दिलाता है एग्जाम के अंदर, बहुत ही इजी है। और इस मेथड में से एक क्वेश्चन 101% आएगा और एक क्वेश्चन अगले वाले मेथड में आएगा। तो जो मैंने अभी दीर्घवृत्त या वृत्त का या लाइन का या आपको परवलय का, ये 4 क्वेश्चन करा दिए हैं मैंने, इनकी प्रैक्टिस कर लीजिए। और वीडियो अभी तक पिछली वाली नहीं देखी है तो ऊपर आई बटन पर इधर साइड में क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं, या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट है, वहां से आप भी ये भी देख सकते हैं, ठीक है। अब करना ये है बच्चों कि आप लोगों ने वीडियो देख ली है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो हमारे साथ जुड़ सकें और इस चीज वीडियो का फायदा उठा सकें। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज।